Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं कि नहीं? अच्छा, कल जो पंगा हो गया क्लास का वो तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई ना? मैंने वैसे शॉर्ट्स के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी कि क्लास अपने टाइम पे ठीक 11 बजे ही हुई थी और हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करी थी। लेकिन कुछ इश्यूज, आई थिंक टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्या हुआ, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा और आप लोगों ने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की। बल्कि मैंने कर भी दिया था, मुझे एक्चुअली रात को ही पता चला। मैं फुल डे ये सोच रही थी कि ना ही आप लोगों ने कोई क्लास अटेंड करी आज की, ना ही सीटेड स्टूडेंट्स ने करी, तो सब अचानक कहाँ बिजी हो गए। फिर पता चला ना ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा क्लास का, ना ही सीटेड बैच स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन पहुंचा। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही बस क्लास में उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। आई थिंक इस वजह से क्या हुआ, क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाया। रात को तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया इस चक्कर में परसों रात तक बैठ के मेहनत करी इतनी क्लासेस के लिए, और टाइम पे हो ताकि क्लास कोई स्किप ना हो। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा ही नहीं। पर देखो, मैंने फिर भी शॉर्ट्स के थ्रू आप लोग को बताया। अगर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो तो भी आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर नहीं पहुंची हो तो अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिए। ये मत सोचिए एक प्रोजेक्ट की बात है, कुछ खास स्पेशल नहीं है। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, डीएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स हो गए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गए, मैथडोलॉजीज हो गए, ईएसटी हो गया, एसएनपी हो गया। क्या आपको पता है ये एसएनपी क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कितने साल लगे, क्या था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही टॉपिक है, नॉर्मल इम्पॉर्टेंट है तभी कराते हैं ना। क्लास में कुछ भी ऐसे हल्के में मत लो, क्लास अटेंड करो। और लास्ट क्लास जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे हुई थी ना, वो भी आप लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं करी है। ये मत सोचिएगा कि है क्या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, नॉर्मल है, हमें तो पता है डीएनए टेस्ट होता है, उसके ज़रिए पता चल जाता है कौन किसके मम्मा पापा हैं, कौन किसका बेटा है, किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, ब्लड सैंपल। सिर्फ इतना ही नहीं है काफ़ी, है ना? इतना नहीं है। अगर इतना ही काफ़ी हो तो फिर बात ही क्या आती है ना? फिर तो सबकी जॉब लगी होती है अगर सब टॉपिक इतने सिंपल होते तो। आप एल टी गेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की कर रहे हो, डिटेल में तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए टेस्ट जो हो गया, सिर्फ सैंपल लेना। आगे का प्रोसीजर क्या क्या करते हैं जिससे पता चल जाता है, वो सब चीज़ें जानने के लिए देखो आपको क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी। आप लोगों ने अभी तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली क्लास अटेंड नहीं करी है, प्लीज़ जाइए अटेंड करिए। देखिए, चाहे ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, चाहे बाकी की क्लासेस हो, सब इंपॉर्टेंट है तभी तो क्लास में हो रही है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फिर क्यों कराती? मैं भी इतनी मेहनत मैं भी क्यों करती कि पहले घंटों बैठ के पीपीटी बना रही हूँ, टॉपिक्स देख रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। तो मैं भी तो इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि आपका कोई टॉपिक रह ना जाए, सिलेबस कंप्लीट हो। अब अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि इसका प्रोसीजर जो भी मैंने आपको समझाया उस क्लास में, जिसने ली उसे पता होगा, जिसने नहीं ली वो ले लीजिएगा। तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में समझा था कि एग्जैक्ट प्रोसीजर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पता चलता है। तो प्लीज़ क्लास अटेंड करिए, वरना अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आप कहेंगे मैम ने तो कराया ही नहीं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाली भी क्लास अटेंड करिए, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ जाना था। सब क्लासेस देखो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना? और मुझे एक्चुअली कल याद आ रहा था, थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 2 वीक्स पहले, एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम प्लीज़ क्लास कंटिन्यू करना अल्टीग्रेड बायोलॉजी की। और मैंने उन्हें बोला भी था कि हाँ कंटिन्यू रहेंगी। मैं मानती हूँ कि उसके बाद एक या दो नहीं, एक नहीं, एक्चुअली 2 क्लास स्किप हुई थी आप लोग की। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिस वजह से वो क्लास स्किप करनी पड़ी। अब आप लोग भी बताइए कि अगर कोई होती है प्रॉब्लम तो घर में अगर कोई बंदा, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप रिलैक्स होकर क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। तो वो स्किप ऐसा नहीं है कि जान के की गई थी, प्रॉब्लम्स की वजह से वो स्किप करनी पड़ी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं हो रहा। बीच में कुछ क्लासेस, मुझे कल ही एक्चुअल में ये चीज़ समझ आई कि जो आपकी 1-2 क्लासेस जिसमें आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, वो शायद इसी वजह से नहीं पहुंचा था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया था और आप लोग को लग रहा था कि क्लास स्किप हो गई। एक बार आके चेक कर लिया करो, कई बार अगर ऐसे हो जाता है तो। वैसे तो मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा कुछ ना हो, है ना?
बाकी प्लीज़ कल की जो क्लास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे वो ले लीजिए। और बहुत बातचीत हो गई है ना, क्लास स्टार्ट कर लें अब हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। देखिए, ऑरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जो हमारी लाइफ है उसकी स्टार्टिंग हुई कैसे, कैसे हुई हमारी लाइफ की स्टार्टिंग। तो आज हम इसमें समझते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, आज हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी जानेंगे कि क्या है ये बिग बैंग थ्योरी। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स हाउ डिड लाइफ फर्स्ट बिगिंस ऑन अर्थ, यानी जो सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पे, हमारी धरती पृथ्वी पे जो लाइफ स्टार्ट हुई वो हुई कैसे। बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अर्थ वाज वेरी डिफरेंट। बिलियंस ऑफ साल पहले, सोचो कितने साल पुरानी बात है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो तब क्या था, धरती कुछ अलग थी, गर्म थी, इस पे ऑक्सीजन नहीं था, जैसे आज था वैसे ऑक्सीजन तब प्रेजेंट नहीं था। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस थी जैसे कि हाइड्रोजन H2O, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 एंड वाटर वेपर H2O। तब क्या था ना, प्लांट्स एनिमल ह्यूमंस नहीं थे। क्या थे, बस बेसिक केमिकल्स थे, है ना। जैसे अब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, ये सब नहीं थे। तभी तो बात हो रही है कि लाइफ स्टार्ट कैसे हुई, जब ये सब चीज़ें थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुछ गैसेस प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में, जो हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर एंड अमोनिया। इतना क्लियर हो गया। सिर्फ बेसिक केमिकल्स जो थे ना वो प्रेजेंट थे। Scientists believe that life started when these chemicals reacted with each other, maybe due to lightning, volcanic activities, or ultraviolet rays, and formed simple living molecules like protein and nucleic acid. देखो, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। इनका मानना है जब ये जो केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे मेरा गला बैठ गया ना तो केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे वो आपस में क्या हुआ, रिएक्शन हुई, रिएक्ट हुए वो आपस में। किसी भी वजह से हो सकते हैं वो, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो सकते हैं, और लाइटनिंग की वजह से भी ये जो रिएक्ट है ये हो सकता है। इससे फॉर्म हुआ सिंपल, पहले कह रही हूँ सिंपल लिविंग मॉलिक्यूल, ये सरल जीवित मॉलिक्यूल था ये, जैसे कि प्रोटीन और हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया। धीरे 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 ये जो सिंपल लिविंग मॉलिक्यूल है ना ये कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर फॉर्म हुआ सिंपल लिविंग सेल। क्लियर हो गई? नहीं हुई तो फिर से समझ लेते हैं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। उन्होंने ये बताया कि जो केमिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, जो हमने बात करी अभी, मीथेन हो गया और हाइड्रोजन, वाटर वेपर वगैरह, तो ये जो केमिकल्स थे क्या हुआ, रिएक्ट हुए एक दूसरे से, किसी भी वजह से हो सकते हैं, चाहे वो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, है ना, कुछ लाइटनिंग की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से भी। इससे फॉर्म हुआ पहला सरल जीवित मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड। धीरे 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 ये मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में आ गए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आ गए, और पहला सरल जीवित सेल क्या हुआ, बना। One important experiment proving this was done by Miller and Urey in 1953। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, जो किसने किया था, मिलर और यूरी ने किया था 1953 में, प्रूफ करने के लिए, अपनी प्रूफ करने के लिए इस बात को, जो भी हमने बात करी थी कि कैसे फर्स्ट सिंपल लिविंग मॉलिक्यूल की जो हमने बात करी और सेल की बात करी है वो बना। उन्होंने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया, ठीक है ना, लैब में कह सकते हो, जैसे कि अर्थ पहले थी, है ना, क्रिएट करे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमोनिया एसिड्स हो गए। और इन्होंने उसके बाद क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट में करवाया, और इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो जीवन के लिए जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, तो जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से भी अराइज
की जा सकती है। ये सब इन्होंने लैब में किया, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया अर्थ के जैसे जैसे पहले चीज़ें थी, और क्रिएट करा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड, और इन्होंने शो किया, है ना, प्रूफ भी कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से भी अराइज की जा सकती है। क्लियर? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, चलो देखते हैं। मैं ले लेती हूँ अब अपना पेन लेना ज़रूरी है, पेन का कलर लेना भी ज़रूरी है ना। कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे हम कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। एक सेकेंड। चलिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को हम पेन हाँ जी, क्या कहते हैं, अरे इसको हम कहते हैं विकासीय जीव विज्ञान। हमने सोचा हिंदी भी आज थोड़ी सी ऐड कर ली जाए, है ना। विकासीय जीव विज्ञान, इसमें हम समझते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम समझते हैं कि कैसे लाइव, है ना, लिविंग थिंग्स जो हैं धीरे धीरे समय के साथ बदली, कैसे चेंज हुई, कैसे नई स्पेशीज़ फॉर्म्ड हुई, कैसे हम अपने पूर्वजों से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे समझ आई, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से समझ में आई। साथ ही साथ हमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ज़रिए ही इन्होंने कोशिश करी है समझाने की कि कैसे जो बर्ड्स हैं, पक्षी जो हैं, उनके विंग्स आए, है ना। ह्यूमन कैसे अपने एंसेस्टर से, है ना, कैसे इन्वॉल्व रहे, हाउ डिड ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम एंशियंट एप लाइक एंसेस्टर कैसे हुए वो कनेक्ट। क्लियर? देखो फिर से समझते हैं। देखो, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से ये समझते हैं हम, ये उसकी स्टडी है जिससे हमें समझ आता है कि कैसे लिविंग थिंग्स समय के साथ क्या हुई, चेंज हुई, स्पेशीज़ कैसे फॉर्म्ड हुई, कैसे हम सब कनेक्टेड हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। साथ ही साथ हमें कुछ क्वेश्चन के जवाब मिले। वाई डू बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के, पक्षियों के पंख क्यों हैं। हाउ डिड ह्यूमन्स इवॉल्व फ्रॉम एंशियंट एप लाइक एंसेस्टर, यानी कैसे 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 जो ह्यूमंस हैं, एक मिनट देखिए, एप लाइक एंसेस्टर का मतलब क्या हुआ समझते हैं। मतलब ये हुआ कैसे मनुष्य वानर लाइक, एप लाइक एंसेस्टर मतलब वानर जैसे पूर्वजों से कैसे कनेक्ट। लिख दूँ यहाँ पे ताकि नेक्स्ट जब भी आप रिवीजन करें तो आपको ध्यान रहे। एप लाइक एंसेस्टर की बात हो रही है, यानी वानर जैसे पूर्वजों वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए। मनुष्य कैसे पुराने वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए, एग्जैक्ट लाइन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इन सब क्वेश्चन के आंसर हमें इसमें ही मिलेंगे। कैसे, क्यों पंख हैं पक्षियों के, कैसे मनुष्य वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए। हाँ, ये बात सच है, झूठ नहीं है, ये सच है। वानर जैसे पूर्वजों से ही ह्यूमन विकसित हुए हैं। Evolutionary biology uses fossils, DNA studies, and comparison between species to understand the history of life. Charles Darwin is called the father of evolutionary biology. देखो, एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है वो यूज़ करती है फॉसिल्स का, डीएनए यूज़ का, और कंपैरिजन जो स्पेशीज़ के बीच में है, इससे ही ये समझती है लाइफ की हिस्ट्री यानी इतिहास को। चार्ल्स डार्विन जो हैं वो हैं हमारे फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इनकी एक फेमस थ्योरी थी नेचुरल सेलेक्शन, द आइडिया दैट ओनली द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड पास देयर ट्रेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इनका ये जो ये नेचुरल सेलेक्शन था, थ्योरी थी, इसमें ये था कि जो फिटेस्ट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, है ना, जो फिटेस्ट होंगे सर्वाइव करेंगे, और उनके जो ट्रेड्स यानी गुण होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, पास होंगे।
तो ये था इनका नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया। इसमें इन्होंने यही बात करी थी, जो फिटेस्ट होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे और उनके ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, पास हो सकेंगे। What is evolution? Evolution means gradual change in living organism over generation. New species formed, old ones may die out. तो इसका मतलब ये हुआ एवोल्यूशन का, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो धीरे 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 चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही है एवोल्यूशन। नई स्पेशीज़ बनती हैं और कुछ पुरानी स्पेशीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाती है ना। क्या हो जाती हैं, देख लेते हैं। एक्सटिंक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, गायब ही हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, पहले डायनासोर होते थे, अब नहीं है डायनासोर, तो क्या हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गए, गायब ही हो गए। नई स्पेशीज़ बनी, लेकिन जो पुरानी कुछ हैं वो क्या हो गए, गायब ही हो गए, मर गए। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट फिश लाइक क्रिएचर्स स्लोली इवॉल्व इनटू एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स evolved into birds। इसका मतलब क्या हुआ, प्राचीन मछलियाँ जो थीं वो कैसे धीरे धीरे एम्फीबियंस में चेंज हो गई, और कैसे जो रेप्टाइल्स थे वो बर्ड्स में हो गए। क्लियर? इट हैपन्स वेरी स्लोली। देखो ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है 1000-2000 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं। धीरे धीरे होने वाला चेंज है ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। इससे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Evolution explain how single cells organisms become complex plant and animals over billions of years. एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स यानी एक प्लांट और एनिमल में कैसे चेंज हो गया है ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था और कैसे फिर प्लांट्स और एनिमल्स बने। ये सारे प्रोसीजर में कितने साल लग गए, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इस चीज़ में। ये बहुत ही स्लोली वाला प्रोसेस कह सकते हैं, धीरे धीरे होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं, है ना। और सोचो पहले क्या था, एक सिंपल सिंगल सेल, वो भी किससे बना, केमिकल्स की रिएक्ट होने से, आपस में रिएक्ट हुए तो बना, और फिर कैसे वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्लांट और एनिमल में बदल गया। ये बात बिलियन ऑफ ईयर्स पहले की है। सोचो कितने साल पुरानी बात है ना। आगे बढ़े, चलो। व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट हैं जो, चाहे स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, गैलेक्सीज हो, एनर्जी हो, सब कुछ, मैटर, एवरीथिंग जो भी है ना, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। आवर अर्थ इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। हमारा जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। द सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। द मिल्की वे इज़ वन गैलेक्सी अमंग बिलियन इन द यूनिवर्स। मिल्की वे गैलेक्सी, देखो मिल्की वे गैलेक्सी जैसी बिलियंस गैलेक्सी यूनिवर्स में है। साइंटिस्ट का मानना था कि जो यूनिवर्स है ये दिन पर दिन क्या है, एक्सपेंड हो रहा है, गोइंग बिगर। इसकी एज अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स है, बिलियंस ईयर्स, है ना। जो भी चीज़ें, एवरीथिंग, प्लैनेट, लाइट, इवन टाइम, स्पेस, ये सब क्या है, यूनिवर्स का ही पार्ट हो। चाहे प्लैनेट्स हो, लाइट हो, स्पेस हो, सब कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है। चाहे स्टार्स हो, चाहे प्लैनेट्स, लाइट, समय, सब कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ। अबाउट 13.8 ईयर्स एगो, अभी हमने पढ़ा था कि इसकी एज 13.8 बिलियन ईयर है। तब क्या था, ना यूनिवर्स था, ना स्पेस था, ना स्टार्स, ना तारे, ना पृथ्वी, कुछ भी नहीं था। तभी क्या हुआ, सडनली एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। एक सिंगल पॉइंट, सोचिए, एक सिंगल पॉइंट समझ लो से
From a single point, all matter and energy exploded outward, creating space and time. एक विस्फोट हुआ और सोचो, एनर्जी एनर्जी एक्सप्लोड हुई बाहर की साइड, स्पेस बना, टाइम, सब कुछ सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से। कैसे हुआ, चलो समझते हैं। सिंगल पॉइंट अभी हम समझते हैं, देखते हैं, टेंशन ना लो। देखो फिर क्या हुआ, सिंगल पॉइंट से जितना ही मैटर था, एनर्जी थी, तो वो सारा मैटर और एनर्जी बाहर की तरफ फैलने लगी, जिससे स्पेस और टाइम क्रिएट हुआ। सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जो वो मैटर था वो ठंडा हुआ और जिससे बने तारे, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स। यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ था वो एक छोटे से घने एक पॉइंट से हुआ था, एक छोटा घना और गर्म पॉइंट से हुआ था। लिख दूँ यहाँ पे, मेंशन कर दूँ एक बार, वैसे तो लिखा ही हुआ है ना। छोटे से अत्यधिक गर्म यानी सुपर हॉट, और घने सुपर डेंस मतलब घने बिंदु। लिखूँ नहीं लिखूँ, ऐसा तो नॉर्मल है ना। वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, सब एनर्जी और मैटर बाहर की तरफ फैलने लगा। क्लियर हो गया वैसे आप लोग को, ये भी नोट करूँ। छोटा सा, टीनी मतलब छोटा सा, अत्यधिक गर्म यानी सुपर हॉट, और सुपर डेंस यानी घना एक पॉइंट था। उससे क्या हुआ, सब एनर्जी और मैटर बाहर की तरफ फैलने लगा, जिससे प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स सब बने। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़े। पता है जो यूनिवर्स है ना, वो आज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। जो रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज हैं वो क्या हो रही हैं, हमसे दूर हो रही हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकवर्ड रेडिएशन जो है, ये बिग बैंग के टाइम की बची हुई ऊर्जा यानी एनर्जी है। क्लियर। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब कुछ थ्योरीज भी थी इस पे, चलो जल्दी से हम इसे भी पढ़ लेते हैं। Theory of origin of life. This is a religious or mythological theory. It says that life was created by supernatural power like God. Different religions have their own stories. देखो हम अगर बात करें थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो देखो हर रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें, सबका अलग अलग कहना है ना, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। पेन ले लेते हैं। रिलीजियस यानी ये एक धार्मिक, और मैथोलॉजिकल यानी पौराणिक। पौराणिक क्या है, सिद्धांत है ना, सिद्धांत। देखते हैं, देखो सबका अलग अलग कहना है। ये कहता है, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो लाइफ है एक सुपर नेचुरल पावर यानी कि भगवान ने बनाई है। सब रिलीजन की अलग अलग स्टोरी है। जैसे हिंदूज़ में कहा जाता है ब्रह्मा जी हैं जो, उन्होंने लाइफ बिगिन की है, वैसे सब अलग अलग कल्चरल में, रिलीजन में अलग अलग स्टोरी है कि कैसे जो ह्यूमंस बने, कैसे लाइफ स्टार्ट हुई। मेन आइडिया, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस, इट वाज डायरेक्टली क्रिएटेड बाय डिवाइन फोर्स। ये कहना है कि नेचुरल प्रोसेस से जो है लाइफ नहीं बनी, बल्कि एक सुपर नेचुरल यानी भगवान ने लाइफ क्रिएट करी। पर जो मॉडर्न साइंस थी उसने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। तो उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया कि लाइफ सुपर नेचुरल पावर यानी भगवान जी ने बनाई है। एक सेकेंड। कॉस्मिक पैंसपेर्मिया थ्योरी, जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। दिस थ्योरी सेज दैट लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। इनका कहना था कि बाहरी स्पेस से जो है लाइफ आई है। टीनी लाइफ फॉर्म्स लाइक स्पोर्स और बैक्टीरिया ट्रेवल्स ऑन। इनका कहना था छोटे छोटे स्पोर्स और बैक्टीरिया जो थे वो आए, जैसे कि मेटर्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड रीचेस अर्थ। तो इस थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, चलो एक बार डिटेल में देखते हैं हम। देखो सबसे पहले तो ना हम इसे जो एक कॉस्मिक पैंसपर्मिया है, यहाँ लिख देती हूँ, कॉस्मिक पैंसपर्मिया, इसका जो ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत है ये,
इसे बाहरी अंतरिक्ष के जीवन के आगमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका ये मानना था जो लाइफ आई है वो बाहरी स्पेस से आई है। छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं, है ना, छोटे छोटे स्पोर्स बैक्टीरिया हैं, ये ट्रैवल करके आए, मेटर्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, और ये सब क्या हुआ, अर्थ पे रीच किए। मतलब ये हुआ इनका कहने का, जो छोटे छोटे कण हैं जैसे कि स्पोर्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो ये मेटोर्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के ज़रिए पृथ्वी तक पहुँचे। लाइफ डिड नॉट स्टार्ट ऑन अर्थ। इनका कहना था लाइफ, जीवन का प्रारंभ जो है वो पृथ्वी पर नहीं हुआ, लेकिन इनका ये कहना था कि बाहरी स्पेस से आए, लाइफ का प्रारंभ जो है वो पृथ्वी पर नहीं हुआ, लेकिन जो जीवन विकसित था वो पृथ्वी पर ही हुआ, है ना। इट एक्सप्लेन हाउ लाइफ केम टू अर्थ बट नॉट हाउ लाइफ ओरिजिनली स्टार्टेड इन द यूनिवर्स। ये नोट आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ें, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाली लाइन रह गई ना, आफ्टर रीचिंग अर्थ दीज सिंपल ऑर्गेनिज्म ग्रू। ये जो छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिज्म थे बड़े, और कैसे चेंज हुए प्लांट्स में, एनिमल्स कैसे बने, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ तक की क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, फिर आ जाएगी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे हम अबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ये क्या है, एक पुराना विकास था ये, है ना, सॉरी विश्वास था, ये पुराना बिलीफ था, विकास कह रही हूँ, विश्वास। इसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं, स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत। ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट सेड दैट लाइफ कैन अराइज सडनली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इनका कहना था जो जीवन है, जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हुआ सडनली, ठीक है ना, बिना किसी जीव के अचानक एक नॉन लिविंग थिंग से। इनका कहना था इस थ्योरी में कि जीवन, शुरुआत हुई जीवन की। जैसे कि एग्जाम्पल्स, पीपल यूज टू ब्लीड। कीचड़ में क्या होते हैं, मेंढक बनते हैं, कीचड़ में मेंढक बनते हैं। फ्रॉग्स कम फ्रॉम मड, माइस कम फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स एंड ग्रेन। गंदे कपड़े और किससे, अनाज से चूहे बनते हैं, बताइए। सड़े हुए मांस के कीड़े पैदा होते हैं, सड़े हुए मांस से कीड़े पैदा होते हैं, ऐसा इनका कहना था। कि जो मैगोट्स है, इसका मतलब हो गया, एक मिनट, कीड़े, इसका मतलब हो गया कीड़े, इसका मतलब हो गया कीड़े। सड़े हुए मांस से, रोटिंग मीट यानी सड़े हुए मांस से कीड़े पैदा होते हैं। और गंदे कपड़े और क्या, अनाज, गंदे कपड़े और अनाज से चूहे पैदा हो रहे हैं। और कीचड़ में मेंढक बनते हैं भैया, ऐसा भी होता है। लाइफ अपीयर्स ऑटोमेटिकली वेयर एवर देयर आर सुइटेबल कंडीशन। जहाँ भी परिस्थितियाँ होंगी, बताइए कितनी चीज़ें इन्होंने बता दी इसमें, है ना। लेकिन लाइफ अपीयर्स ऑटोमेटिकली वेयर एवर देयर आर सुइटेबल कंडीशन, ये कहना था इसका कि जो भी सही, ऑटोमेटिकली मतलब है अपने आप सही परिस्थिति में क्या होता है, लाइफ अपीयर हो जाती है, ऐसा इनका कहना था। जहाँ भी सही परिस्थितियाँ होंगी वहाँ अपने आप जीवन बन जाएगा। लेकिन बाद में इस कुछ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इस आइडिया को गलत बोला गया, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे इस आइडिया को गलत बोला गया। आगे देखिए कौन से थे वो एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अभी ये भी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, किसका, जीवनोत्पत्ति का सिद्धांत। जीवनोत्पत्ति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ
बायोजेनेसिस, जीवन हमेशा पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो दो साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेडी एंड लुई पास्चर, इन्होंने प्रूव किया न्यू लिविंग थिंग्स ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। जो नई लिविंग थिंग्स आती हैं वो कहाँ से होती हैं? लिविंग थिंग्स से ही आती हैं। लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्टली। इनका कहना था डायरेक्टली नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ जो है वो डायरेक्ट नहीं होती है ना। चलो, दिस थ्योरी रिप्लेस द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उसको क्या कर दिया? रिप्लेस्ड कर दिया। इनका कहना था जो नया जीवन होगा वो किससे होगा? जो पहले से जो लिविंग थिंग्स हैं उससे ही लाइफ क्या होगी? दूसरी लाइफ स्टार्ट होगी, ये कह सकते हैं, दूसरा जीवन कह सकते हैं। जो नया जीवन है वो केवल पहले से मौजूद जीवन से ही क्या होगा? उत्पन्न होगा। नॉन लिविंग थिंग से इसका डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। इससे थोड़ी लाइफ जीवन बन सकता है ना, ऐसा इन्होंने कहा था। इनके एक्सपेरिमेंट, लुई पास्चर अप्रूव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्रू अ सिंपल एंड स्मार्ट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ की थी अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या किया था इन्होंने? चलो देखते हैं। देखिए, जो ये लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट था ये सिंपल ज़रूर था लेकिन एक स्मार्ट एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया? खूब सारे न्यूट्रिएंट वाला जो सूप था, ब्रोथ मतलब सूप था, उसे एक स्पेशल फ्लास्क में, ये जिसकी जो एस शेप्ड नेक थी, जो ऊपर जो उसका नेक्ड कह सकते हैं वो एस शेप्ड का था, जैसे कि एक स्वान की नेक हो गई, तो वैसा एक फ्लास्क लिया। उसमें क्या किया? इन्होंने बॉयल किया न्यूट्रिएंट रिच सूप को। इन्होंने बॉयल किया। बॉयल करने से जितने भी जर्म्स थे वो सारे, जो अंदर जर्म्स थे वो मर गए, क्योंकि उसका जो एस शेप्ड था नेक, उससे क्या हुआ? जो एयर थी वो अंदर पहुंच रही थी फ्लास्क के अंदर, लेकिन जो डस्ट और माइक्रोब्स थे वो ब्रोथ यानी सूप तक नहीं पहुंच पाए। तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमें? द ब्रोथ रिमेन फ्री ऑफ लाइफ, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर। उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिले, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने उस फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया और डायरेक्टली वो जो सूप था वो एयर के कह सकते हैं इंटरेक्ट हुआ है ना, तो क्या हुआ? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुए? ग्रो हुए, पैदा हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे ये पता चला कि जो लाइफ थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है ना। जो माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट थे उससे ही सूप में जो माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हुए। लाइफ अचानक स्पॉन्टेनियसली, जो बताया गया था अभी पहले थ्योरी में स्पॉन्टेनियस वाली में, तो उनका कहना था ना कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, तो इन्होंने इसमें प्रूव किया कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मैटर नहीं करती, उससे लाइफ अराइज नहीं होगी। तो ये था इनका फाइनल प्रूफ। दिस वाज द फाइनल डेथ बिलो टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो उन्होंने उसे गलत साबित किया। इन्होंने कहा जो लाइफ अराइज होगी वो लिविंग थिंग से ही होगी, नॉन लिविंग थिंग से नहीं होगी। क्लियर 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 क्लियर। इनका एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया या फिर समझें? इन्होंने देखो एक न्यूट्रिएंट रिच सूप को बॉईल किया एक स्पेशल फ्लास्क में, जिसकी नेक जो थी वो एस शेप्ड की थी। बॉईल करने पे सारे जम्स मर गए उसके अंदर। एस शेप्ड का था इसलिए उसमें एयर तो अंदर जा रही थी है ना, एयर तो अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन जो डस्ट और माइक्रोब्स थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे ब्रोथ में। तो इसका रिजल्ट हमें ये मिला कि उसमें क्या था? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर नहीं हुआ, उसमें कोई लाइफ ऐसी नहीं अराइज हुई। लेकिन जब उन्होंने उसका नेक तोड़ दिया फ्लास्क का, तो क्या हुआ? वो डायरेक्टली एक्सपोज हुआ है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में कह सकते हैं आ गया एयर के, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगे। लाइफ अराइज होने लगी। किससे हुई? एग्जिस्टिंग लाइफ से हुई। माइक्रोब्स कैसे आए? जो एयर में माइक्रोब्स थे उससे क्या हुआ? उसी से ही न्यू जो लाइफ है वो अराइज हुई है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए। इनका ये जो प्रूफ था जो उन्होंने गलत ठहराया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, कि नॉन लिविंग थिंग से नहीं आती है, जो लाइफ अराइज होगी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही होगी।
तो ये बात इनकी इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्लियर हो गई। सिंपल एक्सपेरिमेंट था लेकिन एक स्मार्ट एक्सपेरिमेंट था ये। उसके बाद आ जाती है ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं। ये किसने दी थी? अलेक्जेंडर ओपेरिन, जो रशियन साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ JBS हेल्डेन जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बोथ सेपरेटली अराउंड 1920s। देखो इन लोगों ने अलग अलग कई, लगभग 1920 के आसपास भी दोनों ने 1920 के आसपास ही इन दोनों ने अपने अपने विचार रखे। मेन आइडिया यही था कि अर्ली अर्थ है, पहले जो अर्थ थी उस पर ऑक्सीजन नहीं था, एटमॉस्फेयर गैसेस से भरा हुआ था, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये हम पढ़ चुके हैं। और द एनर्जी फ्रॉम लाइटनिंग हो गई, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई। इनसे क्या हुआ, ये जो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में पहले प्रेजेंट थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये आपस में रिएक्ट हुई और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ये क्या हुए? फॉर्म हुए। क्लियर क्लियर क्लियर? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। ओपेरिन एंड हॉल्डेन थ्योरी याद रखना, मॉडर्न थ्योरी है ये। क्लियर हो गया इतना? वैसे तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इनका भी यही कहना था। स्लोली दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फिर धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइंड हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। दीज देन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू सिंपल लिविंग सेल्स। इसका मतलब ये हुआ फिर इनसे मिलके क्या हुआ? एक सिंपल लिविंग सेल बना और जीवन की शुरुआत हुई। लाइफ स्टार्टेड नेचुरली फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, नेचुरली लाइफ स्टार्ट हुई केमिकल रिएक्शन से। लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई? ओशियन में, समुद्र में, है ना, समुद्र में शुरुआत हुई, जिसे प्राइमोर्डियल सूप और प्रीबायोटिक सूप भी कहा जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर? समुद्र में हुई इसकी शुरुआत। उसके बाद क्या हुआ? मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट जो था 1953 में हुआ, उन्होंने सपोर्ट किया इस थ्योरी को और इस थ्योरी को सही साबित किया। क्लियर? मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड दिस थ्योरी बाय क्रिएटिंग अमीनो एसिड अंडर सिमिलर अर्ली कंडीशन। वही इन्होंने क्या किया? क्रिएट किया अमीनो एसिड सिमिलर जो पहले कंडीशन थी अर्थ की, हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, एविडेंस इन फेवर ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन मीन्स लाइफ जो थी वो बिगिन हुई, शुरुआत हुई लाइफ की एक सिंपल केमिकल से, एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए। इसमें कोई भी सुपर नेचुरल पावर की कोई हेल्प नहीं थी, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। बाकी सबके अपने अपनी स्टोरी, अपने विचार हैं, बट साइंस प्रूफ मांगती है ना। मैनी साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट दिस आइडिया। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे के प्रोवाइड करे और इस आइडिया को सपोर्ट किया। वो मेन सॉरी ये क्या हुआ? पूरा सिस्टम हिल गया है ना रुक जाओ, सॉरी। तो मेन एविडेंसेस क्या थे? पहला था हैरोल्ड यूरी एंड स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट, 1953 में हुआ था। हैरोल्ड यूरी जो है वो मेंटोर थे और इन्हीं के स्टूडेंट थे स्टेनली मिलर। इन्होंने क्या किया? इनका पर्पस क्या था? टेस्ट करना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, वही लाइफ वाली बात है, कैसे बिगिन हुई, टू टेस्ट इफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुड फॉर्म नेचुरली इन अर्थ कंडीशन। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरली अर्थ कंडीशन में फॉर्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने ये टेस्ट किया। इन्होंने क्या किया? एक स्पेशल ग्लास, जिसे हम अपैरेटस भी कह सकते हैं, उसमें क्या किया? फिल्ड करी सिमिलर गैसेस जो पहले एटमॉस्फेयर में थी अर्थ की, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। और लाइटनिंग की बात हुई थी, आपको याद होगा, तो उसके लिए क्या किया ना? स्पार्किंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, है ना। तो क्या हुआ? ये जो सेटअप था, ये सारी जो चीज़ें चली, ये 1 हफ्ता चली। एनर्जी जो उन्होंने प्रोवाइड करी वो कैसे करी? जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इन्होंने, है ना, लाइटनिंग करी, बिजली। यहाँ तक का आप लोग को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? मतलब ये हुआ, एनर्जी के लिए उन्होंने जो है बिजली जैसी चिंगारी दी और ये सब 1 हफ्ता चला। रिजल्ट क्या था? दे फाउंड अमीनो एसिड हैड फॉर्म्ड इनसाइड द फ्लास्क। देखो उन्होंने क्या मिले? फिर अमीनो एसिड मिले जो इनसाइड द फ्लास्क, यानी फ्लास्क के अंदर क्या हुए? फॉर्म हो गए अमीनो एसिड। और प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड तो बहुत ज़रूरी है। बाद में शुगर, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स भी डिटेक्ट किए गए।
कंक्लूज़न ये निकला कि जो लाइफ बेसिक केमिकल हैं वो सिंपल गैसेस और एनर्जी के ज़रिए भी फॉर्म किए जा सकते हैं। लिविंग बीइंग की ज़रूरत नहीं होती इन मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करने के लिए, और उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया केमिकल एवोल्यूशन को। जो आइडिया था केमिकल एवोल्यूशन का, इसको इन्होंने सपोर्ट किया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाएगा एविडेंस फ्रॉम मेटेराइट्स स्पेस रॉक, है ना। मेटेराइट क्या है? रॉकी पीसेस हैं फ्रॉम स्पेस दैट फॉल ऑन अर्थ, दैट फॉल टू अर्थ, जो अर्थ पे आके गिरे थे। रॉकी पीसेस जो क्या हुआ था, स्पेस से, अंतरिक्ष से धरती पर गिरते हैं, वो हैं मेटेरॉइड्स। ये वो पत्थर हैं। साइंटिस्ट ने इन पत्थर पे, इन मेटेरॉइड्स पे क्या किया? केयरफुली स्टडी करी और जाना दे कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उनमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, हाइड्रोकार्बन एंड अदर सिंपल लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। बाकी लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा इन्होंने जाना। आगे बढ़ें। फेमस एग्जाम्पल है इसका द मुर्चिसन मेटेरॉइड, जो गिरा था ऑस्ट्रेलिया में 1969 में, जिसमें 70 टाइप से भी ज़्यादा अमीनो एसिड और बाकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। What this shows the basic building block of life exists not only earth but also in space। इससे क्या पता चला? जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के लिए, वो सिर्फ क्या हैं? अर्थ पे ही एग्जिस्ट नहीं है, वो स्पेस पे भी हैं। If these molecules reached early earth through meteoroids, they could have added to chemical evolution। जब ये मॉलिक्यूल्स रीच हुए अर्ली अर्थ, यानी पहले जो अर्थ थी, मेटेरॉइड्स के ज़रिए, यानी पत्थर के ज़रिए जब ये मॉलिक्यूल्स पहुँचे, तो ये किस में ऐड हो गए? किस में तेज़ी कह सकते हैं आई? केमिकल एवोल्यूशन में आई। कंक्लूजन क्या आया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट लिमिटेड टू अर्थ, लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स आर नेचुरली वाइड स्प्रेड इन द यूनिवर्स। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि जो लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स हैं वो नेचुरली पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत? समझ आ गया सब कुछ? आज की क्लास अगर क्लियर हो गई हो, डाउट क्लियर हो गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ जो पहले की क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी हैं वो क्लासेस भी अटेंड कर लीजिए। सब क्लासेस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।